5वें मंथ के रिवीजन को पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक खुले बॉक्स की आंतरिक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दी है। ठीक है, एक लकड़ी जिसका इतना एमएम का क्या है, मोटाई है। बॉक्स के बाहरी हिस्से को पेंट करने की लागत। अच्छा, ये एक बॉक्स है, क्यूबिकल शेप, क्यूबॉइड शेप का है। इसकी एमएम थिकनेस भी दे दी गई है कि 2.25 हो गया ना, 25 मिलीमीटर। 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर तो 2.5 सेंटीमीटर हो गया। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये मोटाई हो गई। ये क्या हो गई? मोटाई। बाकी क्या हो गया? ये लेंथ हो गया, ये ब्रेड्थ हो गया और ये हाइट हो गया। अब देखो, आपको बताना है इसके बाहरी हिस्से को पेंट करने की लागत। तो लेंथ भी इंक्रीज कर गया होगा, ब्रेड्थ भी इंक्रीज कर गया होगा, हाइट भी इंक्रीज कर गई होगी 0.25 से, क्योंकि मोटाई है ना। इस क्वेश्चन को भी पास कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस पहले कवर कर लेते हैं। जैसे कि मैथ्स का क्वेश्चन ये क्या है कि ये समानुपात में है इतना, और ये भी समानुपात में है। ठीक है, तो y के साथ है ये। तो बताइए x और y का अनुपात। तो जो मल्टीपल लिए जाता होगा, जैसे 7 है 105 है, तो 15 7 105 हो गया ना, 15 गुना हो गया। वैसे ही 13 है और x है, और बीच में क्या है, तो ये 13 × 15 हो जाएगा x की वैल्यू। ठीक है, x की वैल्यू क्या होगी? 13 × 15। उसी तरह ये 14 है, ये 168 है, तो 14 को मैं 14, 14 दूना 28, 12 गुना हो गया ना। तो उसी तरह 12 और y के साथ जब रिलेशन बैठेगा तो 12 क्या होगा? 12 का 12 गुना हो जाएगा। तो 12 बरैया 44 से y की वैल्यू क्या हो गई? 144। अब इनका मध्यानुपात यानी मीन लेना है, तो 12 144 का निकलेगा तो 12 आएगा। 12 का मल्टीपल कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन है, 12 है ना, बस। और किसी में 12 ही नहीं है, ना इसमें ना इसमें ना इसमें। रेडिकल एक इंग्लिश है, रेडिकल का साइन बताना है, एब्सोल्यूट। देखो रेडिकल साइन आता है, रेडिकल चेंज होता है, रेडिकल चेंज होता है, रेडिकल मूल, रेडिकल को बोलते हैं ना जड़। रेडिकल का हिंदी क्या होता है? जड़, मूल, रूट होता है ना जड़ का। मतलब रेडिकल बेसिकली क्या होता है? चेंज होता है। रेडिकल का मतलब है चेंज। जैसे रेडिकल साइन, तो साइन चेंज होता है ना। और क्या हो गया? रेडिकल का एंटोनिम एब्सोल्यूट हो जाएगा, जो चेंज ना हो। रेडिकल का साइनो क्या होता है? चेंज, जो चेंज हो। यहाँ एंटो पूछा गया, एंटो। तो रेडिकल का एंटो क्या हो गया? एब्सोल्यूट, जो चेंज ना हो। अनंत सेड दैट ही वॉज फीलिंग स्लीपी। ही वाज है ना, तो ही इज लग जाएगा, ही इज। यहाँ इज प्रेजेंट टेंस में हो जाएगा। देखो इसमें वाज, इसमें वाज, इसमें वाज में गलत, एम हो गया। ये प्रेजेंट टेंस में हो गया ना। तो ये ऐसे निकालते हैं कि जब यहाँ पास्ट में है तो इसको पास्ट में किया गया होगा। ये पास्ट में है ही ऑलरेडी, तो इसका मतलब पहले प्रेजेंट में था। ये पैसिव वॉइस में है ना, हमको इसका एक्टिव वॉइस बताना है। ये एक्टिव है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? बिबिया आस्क्ड द डॉक्टर इफ सी कुड गेट द डिस्चार्ज इन मॉर्निंग। बिबिया आस्क्ड द डॉक्टर इफ सी कुड गेट डिस्चार्ज इन। देखो यहाँ कुड है, यहाँ आस्क्ड है। जब ये पास्ट टेंस में इफ कंजक्शन के साथ जुड़ा गया है, दोनों पास्ट टेंस में पैरेललिज्म मेंटेन किया हुआ है। ये पैसिव वॉइस में है ना, ये इनडायरेक्ट, डायरेक्ट फॉर्म है, इनडायरेक्ट में। हमको डायरेक्ट बताना है इसका क्या होगा। ये डायरेक्ट में है ना, हमें इनडायरेक्ट बताना है इसका। तो कैन का कुड हो जाएगा, कुड का कैन हो जाएगा। देखो कैन इसमें है, कैन इसमें है, कैन इसमें है, इसमें कुड है, ये नहीं होगा। आस्क्ड कैन आई, पहले कैन लगेगा ना, क्योंकि ये क्या होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए इफ का इस्तेमाल करते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए इफ का इस्तेमाल करते हैं ना, इंटरोगेटिव सेंटेंस में इफ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो कैन आई होगा ना, इफ आई कैन तो होगा नहीं, हाउ कैन आई तो होगा नहीं, कैन आई होगा। इंटरोगेटिव बनाओगे तो कैन आई लगाओगे ना, बस पहले कैन लगाओगे।
द टिकट कलेक्टर आस्क्ड द पैसेंजर वेयर देयर टिकट्स वेयर, कहाँ है आपके टिकट? टिकट कलेक्टर आस्क्ड द पैसेंजर वेयर, आस्क्ड लगा है, आस्क्ड देखो ये चीज बता दे, आस्क्ड भी तभी लगता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही आस्क्ड लगता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या क्या लगता है? इफ लगता है, आस्क्ड लगता है, ये दोनों इंटरोगेटिव सेंटेंस में ही लगता है। इफ और आस्क्ड ये दोनों इंटरोगेटिव सेंटेंस में लगता है। तो इसका मतलब सेंटेंस इंटेरोगेटिव फॉर्मेट में होगा। ये भी इंटरोगेटिव है, ये भी है। शो मी योर टिकट ये नहीं है, वेयर योर टिकट ये है। वेयर योर टिकट वर, यहाँ आस्क्ड है ना, तो ये प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्मेट है, हमको इनडायरेक्ट बताना है। ये वर है ना, तो ये प्रेजेंट में होना चाहिए था। प्रेजेंट में क्या होता है? इज होता है, एम होता है, आर होता है, कोई एक होगा। इज है इसमें नहीं, इसमें है वर नहीं, सिर्फ एक ऑप्शन हो गया डी, इसमें आर है आंसर। ऐसे ही सिंपली कर लेंगे, इसको भी पास किए थे हम। एक्सकर्शन, एक्सकर्शन, ई एक्स सी यू आर एस आई ओ एन, एक्सकर्शन, ई एक्स सी यू आर एस आई ओ एन, ई एक्स सी यू आर एस आई ओ एन। एक्सकर्शन का मतलब क्या होगा? टूर, टी ओ यू आर। एक्सकर्शन का क्या हो गया? टूर, टी ओ यू आर। जैसे कोई टूर पे गया, ऐसे ये सब टूर पे जा रहे हैं सब ना, ये सभी कहाँ जा रहे हैं? सब टूर पे जा रहे हैं सब, तो एक्सकर्शन। क्रूज पकड़ेंगे, क्रूज विमान होता है ना, क्रूज, सी कुर्शन, सी यू आर आई एस आई ओ एन, और इसमें एक्स लगा है, एक्स सी यू आर एस आई ओ एन है ना, सी यू आर एस आई ओ एन। एक्सकर्शन, एग्जिट ले रहे हैं सब। एक एक्सकर्शन है, प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा एक्सकर्शन। एक्सकर्शन का मतलब क्या हो गया? टूर, टी ओ यू आर। सी आस्क्ड, आस्क्ड बताए थे ना इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता है, इंटेरोगेटिव में। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, ये प्रेजेंट टेंस में, देखो ये पास्ट में, वेयर ये इनडायरेक्ट में है, हमको इसका डायरेक्ट बताना है। तो डू है ना, डू का क्या हो जाएगा? डिड हो जाएगा। बस डिड किस में है चेक कर लो, इसमें नहीं है। वेयर ये लिव्ड है, पास्ट में है ये भी, इसमें डिड है नहीं है, और इसमें है, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, दो हो गया। यहाँ टोल्ड है, हम बताए थे ना, हाँ ही टोल्ड मी, ही टोल्ड होगा ही नहीं, तो सिर्फ एक ऑप्शन बन गया आस्क्ड, आस्क्ड होगा। आस्क्ड वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। सी आस्क्ड वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। सी आस्क्ड वेयर आई लिव्ड, हम कहाँ रहते हैं। डी ऑप्शन हो गया ना इसका। टोल्ड नहीं होगा ना आस्क्ड का, ये टोल्ड नहीं होगा, इसके वजह से ये गलत है। ठीक है, ये गलत हो गया। नेक्स्ट, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या था? एक्सकर्शन, एक्सकर्शन था ना, ई एक्स सी यू आर एस आई ओ एन। एक्सकर्शन का मतलब हो गया टूर, टी ओ यू आर। एक्सकर्शन का क्या हो गया? टूर, ये इंपॉर्टेंट था। ये भी कुछ वर्ड्स है, जैसे स्टिंगी, एस टी आई एन जी वाई, स्टिंगी का मतलब होता है कंजूस, एस टी आई एन जी वाई, स्टिंगी का मतलब क्या होता है? कंजूस। कंडन, कंडन का मतलब क्षमा करना, फॉरगिव करना किसी को, फॉरगिव, गिव का मतलब क्षमा देना, किसी को फॉरगिव कर देना, उसको क्या बोलेंगे? कंडन। स्टूडेंट को या फिर ह्यूमन को हमेशा क्षमा करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। तो कॉन्डोन, डन है ना, डन है ना, यहाँ पे भी देखो, डन क्षमा कर दिया, गिव क्षमा दिया, क्षमा दिया, और डन का मतलब क्षमा कर दिया, क्षमा कर दिया, यहाँ क्षमा दिया हो गया, गिव का मतलब देना, क्षमा दिया, और यहाँ क्या हो गया? डन का मतलब क्षमा कर देना, करना। डन का मतलब हो गया ना करना, तो यही वर्ड्स हैं। अगला, अब कुछ चलते हैं, और आईवी का ये क्वेश्चन है, आईवी का डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन क्या कह रहा है? अच्छा मोटा हो गया ना थोड़ा सा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? थोड़ा सा इसको और थिकनेस कम करते हैं। चलो। क्वेश्चन कह रहा है, पाई चार्ट है, क्वेश्चन पूछ, पहले पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये वाले क्वेश्चन में डायरेक्शन है इसका, और बताना है आपको। डेटा को पढ़ के आंसर करिए। अलग अलग वस्तुओं पर 2 लगातार छूट दिया गया। इफ देयर वर मार्क प्राइस दिस दिस दिस। तभी रुको, डाटा इंटरप्रिटेशन के भी क्वेश्चंस को देखते हैं। ये सब डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस हैं, इसको कवर करते हैं। पहले बेसिक क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन ट्राई करो। विकास ने अपने दोस्त को 2 साल के लिए इतना परसेंट दर से इतना रुपए उधार दिए। विकास द्वारा 2 वर्षों में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। सक्सेसिव लगा दो 2 पॉइंट इस पे, तो 25 पे सक्सेसिव लगा दो। देखो 0.25 है ना, इसको भूल जाओ, कई बार डिजिट्स भूल जाते हैं। 25 25 पे एलिगेशन लगा दो। 25 प्लस 25 गुणे 25/100 ऐसे ही लगाते हैं ना। सक्सेसिव सक्सेसिव लगा दोगे 2 साल पे, तो 50 ये हो गया। 0.6.25 हो गया 56.25। 56.25 हो गया ना। किसका बताना है? 370 का। आपको बस डाटा ही चाहिए ना, तो 370 का बताना है। देखो 6 6 12, 2 14, 5 21। सचक 42 यूनिट डिजिट पे क्या आएगा? मल्टीप्लाई करने पे यूनिट डिजिट पे क्या आएगा? 2। 2 किस में आ रहा है यूनिट डिजिट पे? सचक 42। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? 625 हो गया था। 6। अच्छा ये 5 है ना, 2 5 है, तो 7 5 35 यूनिट डिजिट पे 5 आ जाएगा। अब 5 किस में है? इस क्वेश्चन में अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ नहीं ट्राई कर पाएंगे। इसका सबसे मेजर रीज़न क्या है? क्योंकि जब पॉइंट पे लगाओगे ना एलिगेशन, देखो यहाँ पॉइंट अगर डाल देते हैं और एलिगेशन अप्लाई करोगे, तो 25 25 या 625 6.25, 25 25 या 625 6.25, और 2 दशमलव ये भी चला जाएगा। यहाँ दशमलव था, एक जीरो लगेगा यहाँ होगा, और ये 5 हो जाएगा। तो जब ऐड करोगे ना, तो हो जाएगा 5.0625। अब इसमें मल्टीप्लाई करना होगा आपको 370 से। 370 से अब मल्टीप्लाई करना होगा। अब कैसे करोगे? तो ये 5 है ना, 5 पॉइंट समथिंग है। आप इतने को भूल जाइए, सिर्फ आप इसको देखिए। 5 है ना, 5 से मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो कितना हो जाएगा? 5 7 35, 5 3। ये परसेंटेज में है ना, तो यहाँ परसेंटेज रखे रहो। 5 7 35, 5 3, 5 15 3 18। और ये एक ज़ीरो था ना, 10% से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, और एक दशमलव यहाँ लग जाएगा, तो 18.5 आएगा वैल्यू। ये तो बहुत छोटा वैल्यू है ना। 18 के पास ना तो ये नंबर है, ना ये नंबर है, ना ये है, सिर्फ एक ऑप्शन है। अब 2 ऑप्शन जब दे देता है ना आप, तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है। तब आप इस क्वेश्चन को स्किप करिएगा, या तो यूनिट डिजिट से करिएगा, या फिर डिविजिबिलिटी से, कि 25 का मल्टीपल है फिर 5 का मल्टीपल है, तो आंसर भी 5 का मल्टीपल होना चाहिए। आप ऐसे ट्राई करिएगा। एक निश्चित जाति धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 8% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ये है। 3 वर्षों के लिए, ये चीज़ ध्यान रखो। तो क्या पूछा है? राशि बताइए। 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर बताया ना, कैसे निकलेगा? 3 साल के लिए P/100 का होल स्क्वायर, ये 2 साल के लिए होता है। P/R/T/100 हम लोग कहते हैं ना, साधारण ब्याज ये होता है, सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन जब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का गैप 2 साल के लिए जब निकालना हो, फॉर 2 ईयर्स, तो PR, ये T है ना, T की जगह 2 लिखोगे, ये 2 ऊपर डाल देना, डिवाइड बाई 100 उसका होल स्क्वायर। ठीक है। लेकिन जब 3 साल के बोलिए CI-SI फॉर 3 ईयर्स, तो PR/100 का होल स्क्वायर। अब कहोगे सर ये तो 2 साल का है, तो एक और ले लो, 300 प्लस R/100, ये हो जाएगा 300 प्लस R/100। कहेंगे कि 2 साल के नहीं 3 साल के लिए बताना है, तो 3 + R/100 कर सकते हो इसे। ऐसे लिख लो कि नहीं 3 साल, 2 साल के लिए नहीं बताना है हमें, 3 साल के लिए बताना है, तो 3 + R/100 कर दो। बस यही होता है 3 साल के लिए। प्रिंसिपल दिया है,
अंतर दे दिया 61.6, 61.6, और कुछ और नहीं दिया, रिटन टेस्ट दे दिया 8 पर, तो 8% है ना, तो 8/100 गुणे 8/100, और ये गुणे 8 यहाँ रख दोगे तो 100, 308/100, यही होगा ना। ये इक्वल टू है, यहाँ से आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकल जाएगी। प्रिंसिपल ही पूछा होगा, राशि बताइए, प्रिंसिपल पूछा है। वे ऑप्शन से करते हैं, तो ये 100 है, ये 100 है, 100 सब 8 है, 4 से काट दो, 4 दूना 8, 25 चौका 100, 4 दूना 8, 25 चौका 100। ये 100 उधर जब चला जाएगा तो 616 हो जाएगा, और एक जीरो, इक्वल टू, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि यहाँ 2 2 और ये 308, यही प्रिंसिपल होगा। ये 100 इधर चला जाएगा, बाकी अब 25 गुणे 25 छूट ही गया ना, तो आंसर में 25 5 का मल्टीपल होना चाहिए, 25 का होने चाहिए, ये भी 25 का मल्टीपल है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। 125 का मल्टीपल है ये, हाँ है, ये है, नहीं है, ये है, नहीं है, ये है, हाँ है, क्योंकि 25 मल्टीप्लाई बाई 25 आ रहा है ना, और डिनोमिनेटर में कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 25 इसको काटता हो, तो आंसर 25 गुणे 25 का मल्टीपल होना चाहिए। ये 25 25 का सब था, लेकिन 125 में क्या आता है, 125 गुणे 5 भी आता है, इसको इस तरह भी लिख सकते हो ना, तो 125 से ये कटता है, ये नहीं कटता है, ये कटता है, ये नहीं कटता है। अब देखो 625 भी होना चाहिए, 125 से ये कटता है ना, तो 625 से भी कटना चाहिए। कुछ और मल्टीपल देख लेते हैं। ये नंबर 6 6 12 1 13, 3 है, यूनिट डिजिट चला दें, यहाँ 5 5 25, यूनिट डिजिट 5 है, ये 6 है, 5 6 का 30, और डिनोमिनेटर में क्या है, 2 दूनी 4, 4 बटे 32 2 है, 6 5 30, जीरो हो जाएगा, और यहाँ 2 हो जाएगा। किस में मल्टीप्लाई करोगे, ऑप्शन में, कि जीरो आ जाए, क्योंकि यूनिट डिजिट भी यहाँ सेम है, तो यूनिट डिजिट लगा नहीं सकते हो ना, ये ध्यान देना है कि यूनिट डिजिट भी सेम है। तो फिर आपको देखना पड़ेगा कौन सा 25 गुणे 25 यानी इससे कट जा रहा है, तो एक बार इसको काट के देख लो, 25 चौका 100, 25 बटे 200, 12 हो गया, 25 5 125 कट गया, 25 से काटे तो ये 25 बटे 200, अब 25 5 125, 25 बटे 200, ऐसे हो जाएगा ना, 2 25 बटे 200, और 2 जीरो और चला जाएगा, नहीं नहीं ये नहीं होगा, ये सब 85 ही होगा। अब ये 25 से नहीं कट रहा है ना, ये नहीं कट रहा है, तो ये गलत हो गया, सिर्फ एक ऑप्शन बचा। इसको 25 से काटे हो तो 25 बटे 200, और 125 बचा, 25 5 125। अब ये 25 अगेन नहीं ना कट रहा है, क्योंकि एक तो काट दिए, एक बच गया, तो ऑप्शन ऐसे ही सॉल्व होगा। एक कंपनी ने एक निश्चित कार्य को इतना दिनों में पूरा करने का इतना श्रमिकों को नियोजित किया, एक 50 दिनों में केवल एक चौथाई काम पूरा हुआ, संपूर्ण कार्य को समाप्त समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त श्रमिकों को नियोजित करने की आवश्यकता है, कैसे करेंगे। श्रमिक में एक निश्चित कार्य को, कंपनी में एक निश्चित कार्य को 150 दिनों में पूरा करने के लिए इतना श्रमिकों को नियोजित किया, तो वर्क एक श्रमिक की इफिशियंसी 1 होती है, मान लेते हैं हम लोग, तो 150 गुणे 200 ये टोटल वर्क था, 150 गुणे 200 ये टोटल वर्क था। अब 50 दिनों में एक चौथाई काम पूरा हुआ है, 3/4 काम बचा है, इस काम का 3/4 बचा है। अब 50 दिन खत्म हो गया, तो कितने अतिरिक्त श्रमिकों की आवश्यकता होगी, ये टोटल वर्क है। हम लोग कैसे बताते हैं, MDH/W बताते हैं ना। 50 दिन तो खत्म हो गया है, बचा कितना है, 150 दिन में करना था ना, 100 दिन बचा है, 100 दिन में कितने श्रमिक लाओगे, एक्स श्रमिक लाओगे कि इतना काम हो जाएगा, 4 है ना, तो 2 से ये काट दो, और 2 से ये काट दो, 5, तो 15 पचे 75, 75 हो गया ना, 15 तिया 45, और 5, तो 4, 15 तिया 45, 5 हो गया ना, 5 पचे 25, 5 का 20, 225 हो गया। कुछ गड़बड़ हो रहा है, 3/4 काम जब बचा हुआ था, इसको 100 दिन में करना है, और एक्स श्रमिकों की
से कराना है, क्योंकि 50 दिनों में केवल एक चौथाई हुआ है। संपूर्ण कार्य को समय पर पूरा करना है 150 दिन में, तो 100 दिन बचा हुआ था। 200 श्रमिक थे, ये टोटल वर्क था, इसका तीन एक चौथाई हो गया है ना, 3/4 बचा है, इसको 50 दिनों में करना है। 50 दिनों में केवल एक चौथाई हुआ है, तो 3/4 इसका बचा हुआ है, और बच समय है 100 दिन और इतना, तो डबल जीरो कैंसिल हो गया, 2 दूना 4, 2 5 10। आंसर तो ये बेसिक फॉर्मूले पे होगा, ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, M1D1H1/W1। M क्या है, मैन, D क्या है, डेज, और W क्या है, वर्क। M2D2H2/W2। पहले कितना मैन थे, 200 आदमी थे ना। डेज कितना, 50 दिनों तक काम किए। W1 काम का कितना पोर्शन, 1/4। बचा कितना काम का, 3/4। ये W2 हो गया ना। और M2 एक्स्ट्रा कितने लोग कह सकता होगी, अब 200 लोग तो पहले से थे, मान लो X चाहे M और लोग कह सकता होगी, M ही रख लो, और इसको D को मान लो। अब 50 दिन खत्म हो गया, 100 दिन बचा है ना, क्योंकि अब 100 दिन में कंप्लीट है, कॉन्ट्रैक्ट है 150 दिनों का। एक कंपनी को निश्चित कार्य को 150 दिन में करने का कॉन्ट्रैक्ट है, बस यहाँ से सॉल्व कर लोगे तो M की वैल्यू आ जाएगी 100। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। एक बल्लेबाज ने इतना रन बनाए जिसमें 7 चौके, 7 चौक 28, 6 छक्के, 6 6 36, तो कुल स्कोर का कितना परसेंट दौड़ के बनाया है, तो ये 8 6 14, 3 और 3 6, बचे कितना इसमें से, 64 6 70 30 100 और 16, 6 6 12 52, 52 स्कोर दौड़ के बनाया, कुल स्कोर कितना, 116 गुणे 100। यहाँ से देखो सारे ऑप्शंस कैसे, 30% तो है ही, इसका 30% कितना हो गया, 11.6, 10% हो गया, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 3 6 18, 11 3 33, 1 34। अब कितना हो रहा, कुछ गड़बड़ हो क्या, 10% 11.6 हो गया। कितना दौड़ के बनाया, 52 ही तो दौड़ के बनाया, 6 6 12, 116 रन बनाया था ना। इसमें 7 चौके, 7 चौक 28, 6 छक्के, 6 6 36, 8 छक्के है ना, 8 6 48 था ये। तो सॉल्व करोगे ना यहाँ, तो तुमको सब हम सॉल्व करके बता दे रहे हैं, ये 40 आएगा यहाँ। तो 34 तो हो गया, 2 ऐड कर दोगे तो 35 हो जाएगा, 5 40 हो जाएगा। अब ये कितना हो रहा है, 30% तो आप निकाल लियो ना। अब डिजिट वाइज चलते हैं, यहाँ 4%, 9%, 8%, ये 3% दे रहा है। हम एक बार देखते हैं क्या हो रहा है। 1% की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, 1% की वैल्यू 1.616। आपको क्या लगता है, 4% के लमसम में होना चाहिए, 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 16 चौक 64 और 4 1 में 4, 4 पॉइंट ये हो गया ना, ऑलमोस्ट इसके करीब जा रहा है ना, 4.64। तो बस 34 वाला आंसर हो जाएगा। ये होगा नहीं, 9% है, ये 8% है, ये 3% है, 3 है, कम है, होगा ही नहीं। ऑप्शन एलिमिनेशन से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बेसिक से इसको सॉल्व करते हैं। सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 1 वीक इक्वल टू 7 डेज। एक वीक में 7 दिन होते हैं। पहले 4 दिनों का औसत दे दिया है ना, 38 डिग्री। फिर बचे हुए 3 दिन का औसत कितना है, 4 दिनों में औसत तापमान 37.5, 38.75 था 4 दिन का। पूरे का दिया है ना, पहले एक सप्ताह का औसत 38 था, सातों दिनों का कितना है, 38। यहाँ करते हैं इसको, सातों दिनों का टेम्परेचर कितना है, 38। 7 डेज का टेम्परेचर है 38, पहले 4 दिनों का टेम्परेचर है 38.75। बाकी 3 दिन के लिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि शनिवार का तापमान शुक्रवार और रविवार के तापमान का औसत था, बीच वाला औसत था। शुक्र शनि रवि, तो ये जो औसत था ना, इन दोनों का औसत था। ये मान लो x है, ये x है, तो ये कितना होगा, ये 2x होगा। नहीं नहीं, x, ये भी x ही होगा, इन दोनों का औसत होगा। एक विकल्प ये हो सकता है कि इन दोनों का औसत होगा, या फिर ऐसे कर लो, इन तीनों का, शुक्र शनि और रवि, इन तीनों का औसत निकाल लो, ठीक है। शुक्र शनि और रवि का औसत निकाल लो, इसका मल्टीपल करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 3 21 210, 7 8 56, 56।
इसको मल्टीप्लाई करो, 4×3 = 12, 120, 4×8 = 32, 75 का डबल करोगे तो कितना हो जाएगा, 150, 1.5, 1.5 का डबल करोगे तो 3 हो जाएगा, तो 3 to 5 हो गया, 3 to क्या हो गया 5, और 3 2 5, 155 ये हो गया, 155 इसमें से कम करोगे तो क्या हो, 10 में से 5 गया 5, 55 5 60 और 40 100, और यहाँ 10 है ही और 56 है ही, तो ये कितना हो गया 66 और 45, 6×5 = 11 और 111 हो गया ना, 111। इसको 3 भागों में बांटना है क्योंकि कह रहा है ना इन दोनों का औसत है, 3 से करोगे तो कितने बार में जाएगा, 37×3 तो होता है 111, इसको काटोगे तो 37 बार में जाएगा, चाहे वैल्यू याद रखो, 37×3 किसकी वैल्यू होती है 111, तो 37 डिग्री क्या हो गया, एवरेज टेम्परेचर हो गया आंसर। ये बेसिक से गए इस क्वेश्चन में। एक नाव ए और बी एक दूसरे से, दो नाव ए और बी एक दूसरे से 32 किलोमीटर दूर दो अलग अलग स्थानों से एक ही दिशा में अनुप्रवाह गति यात्रा करती हैं। शांत जल में नाव ए और बी की गति ये है, शांत जल में बोट ए और बोट बी की स्पीड दे दी गई है। बोट ए की स्पीड कितनी है 18, बोट बी की स्पीड कितनी है 16 km/h में है। kmh इसको लिखा करो, km/h। अब कह रहा है धारा की गति, स्ट्रीम की स्पीड है 11 km/h। तो ये दोनों नावें अनुप्रवाह यात्रा करती हैं तो कितने समय बाद एक दूसरे को मिलेंगी, अनुप्रवाह यानी एक ही दिशा में, इफ बोथ ट्रेवल्स डाउन स्ट्रीम का मतलब एक ही दिशा में हो गया ना, धारा अप स्ट्रीम नहीं है डाउन स्ट्रीम है, धारा भी जिधर बह रहा है उधर ही दोनों नाव बह रही है, नाव ए भी बह रही है नाव बी भी बह रही है, तो दोनों कितने समय बाद एक दूसरे को मिलेंगी, बस रिलेटिव स्पीड ले लेना। इनका रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, तो वी ए प्लस एस होगा और इसके लिए वी बी प्लस एस होगा। जब डिफरेंस लोगे तो एस से एस कैंसिल ही हो जाएगा ना, वी माइनस ए बचेगा, वी माइनस ए कितना हो गया 7 किलोमीटर पर आ गया, 6×2 हो गया ना, 2 km/h की स्पीड से जा रहे हैं, 32 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ट्रेवल करने में 16 घंटे का टाइम लगेगा, 16 घंटे बाद मिल जाएंगे। बहुत आसान सवाल था, वेरी इजी क्वेश्चन। 100 मीटर की दौड़ में विपिन 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ता है, विपिन की स्पीड बी है, मान लो बी फॉर विपिन, इसकी स्पीड है 8 km/h। विपिन मोहित से 5 मीटर की शुरुआत देता है, यानी मोहित कितना दौड़ता है, मान लो विपिन अगर 100 दौड़ता है तो मोहित कितना दौड़ता है, 5 मीटर कम दौड़ता होगा, 95। और कोई है नहीं है, और फिर भी 5 सेकंड से हरा देता है, यानी 5 सेकंड से हरा देता है, ये 95 ही ट्रेवल किया होगा ना, 95 मीटर, और मान लो मोहित की स्पीड m हो, तो m की स्पीड से जाएगा तो मीटर, और ये मीटर पर सेकंड, तो जो टाइम लेगा ये टाइम लेगा माइनस इसको 100, ये 100 में ही जाता होगा 8 से, 8 को मीटर पर सेकंड भेजोगे तो 5/18 हो जाएगा ना, बस इसको सॉल्व कर लो, इसकी वैल्यू 5 सेकंड है ना, 5 तो 18 ऊपर चला गया, 5 भी सही है, 100 इसको कर दो, और ऊपर 18 चला गया तो 20×18/8, और ये है इतने को सॉल्व कर रहे हैं, तो 2×9 2×4 8, देखो 4×5 20, 4×2 8, 2×9 18, 9×5 45, 5 50, 50 आ गया ना, 95/m, इसकी वैल्यू होगी 50, तो m की वैल्यू क्या होगी 95/50, एक बार में तो जाएगा ही, ये km/h है और ये मीटर पर सेकेंड है, 95/50 मीटर पर सेकेंड में, इसको km/h बदल दो, 95/50 × 18/5, 19×5 = 95, 19×5 = 95 हो गया ना, आंसर 9 का मल्टीपल होगा, देखो 18 9 का मल्टीपल है ना, चेक कर लो, अगर ना दिया और 6 4 10 8 18, ये 9 का मल्टीपल है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 7 2 9, ये भी नहीं है। इतने ही क्वेश्चंस को रहने देते हैं, फिर आगे क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करेंगे।